तो जी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक को जो कि एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी का है। एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी के टॉपिक को देखें तो काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें रहते हैं कंफ्यूज क्योंकि उनको इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वही क्लियर नहीं हो पाती, उनको इसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाता। तो हम कोशिश करेंगे अपनी जानिब से कि जितना हम एक्सप्लेन कर सकें डेली लाइफ एग्जांपल से या केमिस्ट्री में इसको रिलेट करके, थर्मोडायनेमिक्स में इसको रिलेट करके जितना समझा सकें उतना बेटर रहे कि स्टूडेंट्स इस वीडियो के बाद एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी को लेके कंफ्यूज ना हो। तो देखिए जी, हमें सबसे पहले आपको दिखा देते हैं एसएलओज में एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी में आपने पढ़ना है कि आपने एंट्रोपी को समझना है और इसको आपने देख लीजिए कि आपने रिमेंबर रखना है। ठीक है कि एंट्रोपी को डिफाइन करना आपको आना चाहिए। फिर अंडरस्टैंडिंग में आपने क्या देखना है, एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ एंट्रोपी चेंजेस ड्यूरिंग वेरियस प्रोसेसेस, changes in state, temperature variations, reactions involving changes in the number of gaseous molecule। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग दी हुई है ना, ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है कि अगर आपको एंट्रोपी का एक सही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग है ये 2 मिनट की है। ये सारा का सारा काम, ये जितना 9.3 दिया हुआ ना, ये सब समझाने में टोटल 15 मिनट लगेंगे। अगर समझ आ जाए तो समझाने में 15 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर बीच में कंफ्यूजन होती जाए तो फिर उनको क्लियर करना पड़ेगा। तो हमने एंट्रोपी को सबसे पहले स्टार्ट करना है कि भाई एंट्रोपी क्या होती है। फिर उसके बाद आपने ये तमाम चीज़ों को बताना है कि भाई डायरेक्शन ऑफ एंट्रोपी चेंज आपने पढ़ना है कि हम आपको मुख्तलिफ रिएक्शंस के ऊपर, मुख्तलिफ चेंजेस के ऊपर, आइदर वो फिजिकल हो केमिकल हो, उनके ऊपर हम बात करेंगे कि भाई एंट्रोपी चेंज क्या होगा। उसके बाद हम जाएंगे गिब्स फ्री एनर्जी, ये अंडरस्टैंडिंग पे देखें। अंडरस्टैंडिंग पे आपने जो है गिब्स फ्री एनर्जी को रखना है। और गिब्स फ्री एनर्जी नो डाउट एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें मैं अक्सर ऑब्जर्व करता हूँ कि स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता। स्टूडेंट्स जो है आए बाय शाये कर जाते हैं गिब्स फ्री एनर्जी के नाम पर, उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं होती। बहुत होता है तो एक टेबल होता है, वो बेचारे बच्चे रट लेते हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर एक जुल्म होता है। और सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन यूजिंग गिब्स फ्री एनर्जी, ये एनालिसिस में आपके ऊपर बात आ जाएगी। तो एक एक करके चलते हैं, हम अपनी बात को प्रोसीड करते हैं एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। ये देखिए, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि आप लोगों को आइडिया रखना है किस चीज का, कि स्पॉन्टेनियटी क्या चीज है और किस तरीके से आपने अपने रिएक्शंस की स्पॉन्टेनियटी को समझना है। मींस के रिएक्शन खुद से स्टार्ट होगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पढ़ता है ना, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बेसिकली आपने रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने की बात को डिस्कस करना है और आपने वो क्राइटेरियाज डिस्कस करने हैं, वो क्राइटेरिया समझने हैं कि कौन से क्राइटेरियाज किसी केमिकल रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाते हैं। तो देखिए, स्पॉन्टेनिटी को समझेंगे ना तो एंट्रोपी भी समझना आसान होगा और गिब्स फ्री एनर्जी भी समझना आसान होगा। और ये बात बता दूं, गिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली उसी वक्त समझ में आ सकती है जब आपको एंट्रोपी समझ में आए और समझ में आए आपको इंथैल्पी। तो इंथैल्पी की इतनी बात तो आपको क्लियर है कि भाई इंथैल्पी कहते हैं डेल्टा एच को। ठीक है, ये एच जो है बेसिकली इंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है और इंथैल्पी जब भी पढ़ी जाती है तो चेंज के एतबार से पढ़ी जाती है, तो डेल्टा एच ले लेते हैं। और इंथैल्पी में आपको ये भी बता दिया था कि जो इंथैल्पी होती है बेसिकली अमाउंट ऑफ हीट है और कुछ नहीं है, लेकिन सिस्टम का अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये इंथैल्पी पड़ी जाती है। तो इंथैल्पी में ऐसे कुछ समझने को है नहीं क्योंकि वो एक हीट एनर्जी है। एंट्रोपी में और गिब्स फ्री एनर्जी में थोड़ा बहुत समझने को है क्योंकि ये हीट एनर्जी से थोड़ा सा आगे की बात आ जाती है। तो भाई, स्पॉन्टेनिटी को समझने के लिए सबसे पहले मैं अगर आपके सामने यहाँ पे रखूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो पहले हम समझेंगे स्पॉन्टेनिटी को, फिर उसके बाद आपको एक एक करके रिलेट करते जाएंगे स्पॉन्टेनिटी को एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी से। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर आप स्टेटमेंट को अपने माइंड में रिकॉल करें तो भाई सीधी सी बात है ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है,
तो यही अगर मैं बात करूं कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, बेसिकली ये आपको बता रहा है रिलेशनशिप बिटवीन द हीट एनर्जी एंड द वर्क डन। ऐसा ही है ना, हीट एनर्जी एंड द वर्क डन। आपने ये बात डिस्कस की तो थी कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और ये बात भी डिस्कस की है आपने, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। इस पे एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था मेरे ख्याल से पिछली वीडियो में, तो मैंने इस बात का एक्सप्लेन कर दिया था कि ये बात टोटली इस चीज पे डिपेंड करती है, कंडीशन क्या है। ये क्यू माइनस डब्ल्यू और क्यू प्लस डब्ल्यू की कंडीशन सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इस बात पे ऑब्जर्व करते हैं कि जो पिस्टन है उसकी डाउनवर्ड मूवमेंट है तो कहानी कुछ और होगी, और अपवर्ड मूवमेंट है तो कहानी कुछ और होगी। यानी ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम के ऊपर ये कहानियां चेंज होती हैं, और लेकिन आप दोनों ही पढ़ सकते हैं। और मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया था उस स्टूडेंट को जिसने वो कमेंट किया, तो उसको ये बात भी क्लियर कर दी थी कि भाई केमिस्ट्री के अंदर क्या डिस्कशन रखा जाता है और फिजिक्स के अंदर क्या डिस्कशन रखा जाता है। ठीक है जी। आप अगर पुराने लेक्चर्स को काउंट करें, पुराने लेक्चर्स के अंदर ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास आया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप ये बात देखें कि हमने एक्सप्रेशन लिखी थी डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो बात यह है कि मैं इसको दोबारा से इसलिए लेकर आ रहा हूँ कि स्पॉन्टेनिटी समझाने, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता चलता है कि हीट एनर्जी और वर्क डन का रिलेशनशिप आपने पढ़ना है। ठीक है, हीट एनर्जी और वर्क डन का रिलेशनशिप आपने पढ़ना है। ये रिलेशनशिप अगर आप पढ़ते हैं और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात को आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए अभी आपको ये बात क्लियर कर दी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको किस चीज के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। ये किसी भी तरीके से आपको इस बात के हवाले से एक्सप्लेन करता ही नहीं है कि हीट फ्लो क्या होगा, हीट फ्लो कैसा होगा, क्यों होगा, कब नहीं होगा। तो ये जैसे कि अगर आप लोगों को पता हो, आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं कि हीट जो फ्लो होती है वो कहाँ से होती है, वो हायर से लोअर की जानिब फ्लो होती है। यानी जिस बॉडी में हीट एनर्जी ज्यादा होगी वहां से हीट एनर्जी निकलेगी, और जहां पे हीट एनर्जी कम होगी वहां पे जाएगी। तो हीट फ्लो हमेशा हायर टू लोअर होता है। ठीक है जी। और ये हमारे पास यूनिडायरेक्शनल कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये बात आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से समझ में नहीं आती। ठीक है, ये बात हमें समझाई नहीं जाती। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखता कि हीट का फ्लो कैसे होगा, ऑल्दो के हीट यूनिडायरेक्शनल होती है और हमें पता है कि हाइयर टू लोअर की जानिब हीट हमेशा ट्रेवल करती है। और अगर आप ऑब्जर्व करें तो जितने भी नेचुरली अकरिंग प्रोसेस होंगे, जितने भी नेचुरली अकरिंग प्रोसेस होंगे, उन प्रोसेस के अंदर क्या कहानी देखी जाती है। नेचुरली अकरिंग प्रोसेस के अंदर आप देखेंगे कि चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो, चाहे वो फिजिकल चेंजेस हो, उनके अंदर तमाम के तमाम चेंजेस स्पॉन्टेनियसली होते हैं एक ही डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गैस एक्सपेंडिंग को देखें तो गैस एक्सपेंड होगी अवेलेबल वॉल्यूम को देखते हुए। ठीक है, इसी तरीके से आप कार्बन की बर्निंग को देखें, कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन गैस, तो क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। ऑल्दो कि उसको इनिशिएशन की जरूरत होती है, लेकिन वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है कि एक बार स्पार्क मिल जाए तो फिर वो बर्निंग होती रहती है। तो नेचुरली अकरिंग जितने भी प्रोसेस होते हैं ना भाई, वो सारे के सारे होते हैं स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनिटी को आपको समझना जरूरी है। हीट कभी भी कोल्डर बॉडी से वार्मर बॉडी पे अपनी जानिब से खुद से ट्रेवल नहीं करती, हमेशा ही जो वार्मर बॉडी है उससे हॉटर कोल्डर बॉडी की जानिब ट्रेवल करती है। तभी आपको सर्दियों में जैकेट पहनने की जरूरत पड़ती है, वरना जो भी आपकी बॉडी हीट रिलीज कर रही होती है, जो भी रेडिएशन एमिट हो रही होती है, वो बाहर निकल जाएंगी। फिर एब्सेंस ऑफ हीट एनर्जी पे आपको सर्दी लगती है। आप जो जैकेट पहनते हो उससे क्या होता है कि वो जो जैकेट होती है उसका मेन काम जो होता है ना, जिसकी वजह से आपको गर्म फील होने लगता है, वो काम ये करती है कि आपकी जो बॉडी की एनर्जी है ना, बॉडी की हीट एनर्जी, उसको रिलीज नहीं होने देती, उसको ट्रैप कर लेती है।
उसको कैप्चर कर लेती, तो वही हीट एनर्जी आपको फिर वहां पे रहते हुए महसूस होती, तो आपको वार्म फील होता है। हाँ, दूसरा काम उसका ये भी होता है कि जो उसके अंदर साइंस यूज हो रही है, जो उसके अंदर मेथड यूज हो रहा है हीट को या फिर एनर्जी को कैप्चर करने का, वही मेथड जो है उसको मतलब कैप्चर करने से मुराद ये है कि उसको वहां से निकलने से बचाने के लिए जो वहां पे आप मेथड यूज कर रहे हो वही उसके आउटर आउटर वे में भी यूज हो रहा है, कि जो ठंडी हवा आ रही है वो अंदर की तरफ नहीं जा पा रही, जैसे वो गर्म हवा को बाहर नहीं जाने दे रहा वैसे वो ठंडी हवा को अंदर नहीं आने दे रहा, वो एक इंसुलेटर के तौर पे काम कर देती है उस तरफ उस टाइम। तो वो जो इंसुलेशन है वो क्या है, वो एनर्जी को ट्रांसफर नहीं होने दे रही। तो यही तो हमारा काम होता है स्पॉन्टेनिटी के अंदर। तो आप देखें कि जो भी हीट फ्लो होता है वो कोल्डर बॉडी से वार्मर बॉडी पे कभी भी खुद से नहीं होता। ठीक है, ऐसी बेतहाशा एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। तो बात सारी क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एग्जांपल क्या हो सकती है, उसको कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई जो रिएक्शन खुद से हो, जो रिएक्शन आपके पास खुद से हो, उसको किसी तरीके की एनर्जी की जरूरत बाहर से ना हो, वो खुद से अपनी एनर्जी क्रिएट करे जिसमें इतना पोटेंशियल एग्जिस्ट करे, तो उसको आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन is an irreversible process, irreversible process and may only be reversed by external agency। तो भाई बात क्या है, यहाँ पे इन्होंने क्या कहने की कोशिश की, इन्होंने ये एक समराइज करने की कोशिश की है हमने, कि भाई जो रिएक्शन होता है, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को पढ़ने के लिए जो आपने अपने माइंड में बात रखनी है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमेशा खुद से होंगे, और खुद से होंगे उनमें पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा और वो एनर्जी को रिलीज कर देंगे। अब ऐसी सूरत में अगर एनर्जी रिलीज हो जाती है और पोटेंशियल बचा ही नहीं, कुछ सारा पोटेंशियल इस्तेमाल हो गया रिएक्शन करवाने में या एनर्जी रिलीज करने में, तो जो आपका रिएक्शन होगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उसको होना चाहिए इरिवर्सिबल, वो होगा इरिवर्सिबल आपके पास। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि अगर वही प्रोसेस रिवर्सिबल करवाया जाए तो रिवर्सिबल होगा वो किसी ना किसी एनर्जी की सूरत में, किसी ना किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की सूरत में होगा। ठीक है जी, तो बेसिकली आपको ये बात अपने जहन में रखनी है कि कोई भी रिएक्शन होगा स्पॉन्टेनियस, तो वो पोटेंशियल एनर्जी रखेगा, एज अ रिजल्ट वो एनर्जी रिलीज करेगा। इसका क्या मतलब निकलता है, इसका ये मतलब निकलता है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रखूँ एक इक्वेशन कि हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है, तो नतीजे में क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक, सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड, माय बैड, दिस इज नॉट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड की जब फॉर्मेशन हुई तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो इंथैल्पी रिलीज हुई वो इंथैल्पी हुई -92.32 किलो जूल्स पर मोल। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, अभी कुछ दिनों पहले हम लोग बात कर रहे थे, कुछ दिनों पहले से मुराद कुछ लेक्चर्स पहले हम लोग बात कर रहे थे ये इस डिस्कशन की कि किस तरीके से कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो अगर आपको इस हवाले से कुछ बातें याद हो, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। इंथैल्पी को याद करें, इंथैल्पी वैसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप याद करें तो ये तकरीबन बनती है -394 किलो जूल्स पर मोल। आप ऑब्जर्व तो करें ये कहना क्या चाह रही है, ये सारी बातें हो क्या रही हैं। ठीक है, इसी तरीके से वाटर मॉलिक्यूल की जो फॉर्मेशन होती है वो स्पार्क के जरिए होती है,
क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस वाटर तो बना सकते हैं, लेकिन इनकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है, तो इनको एक स्पार्क चाहिए होता है इनिशियल। वो स्पार्क अगर मिल जाए तो वाटर बन जाता है, लेकिन ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही होता है, खुद से ही होता है, अनलेस इसको एक स्पार्क मिल जाए। तो -286 किलो जूल्स पर मोल। आप देखिए सारे रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक ही तो है। तो क्या ये बात अज्यूम करना जायज होगा कि जितने भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं उनमें इंथैल्पी डिक्रीज होती जाएगी, वो तमाम की तमाम एक्सोथर्मिक हो गए? तो अगर आप इस बात को ऑब्जर्व करें तो किसी हद तक ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ये अजम्पशन बिल्कुल जायज है कि आप ये मान सकते हैं कि डिक्रीज इन इंथैल्पी may be playing a contribution as a factor for spontaneity। आप ये कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। 100% श्योरिटी के लिए आपको आगे और बातों को समझना होगा। तो अब हम आते हैं अपने पहले टॉपिक की जानिब, जिसका नाम है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी को हम कैसे समझेंगे? एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हमारे यहाँ काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एंट्रोपी या फिर गिब्स फ्री एनर्जी पे खास कमांड नहीं होती, बल्कि उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती, कमांड तो दूर की बात। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो में आपको एक क्लियर आइडिया पेश कर सकें। तो भाई एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी ये क्या रिलेशन है? अभी हमने आपको रिलेशन बताया कि इंथैल्पी और स्पॉन्टेनिटी का रिलेशन इतना है कि भाई इंथैल्पी डिक्रीज होगी तो स्पॉन्टेनिटी होगी। अब हम आपको आगे बढ़ाते हैं कि अगर ऐसा कोई रिएक्शन जहां पे इंथैल्पी चेंज हो जाए जीरो। अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि इंथैल्पी चेंज अगर नेगेटिव में होगा तो इट इज एन इंडिकेशन फॉर स्पॉन्टेनिटी। अगर आप अज्यूम करें एक ऐसा रिएक्शन जहां पर इंथैल्पी चेंज क्या हो, जीरो, इंथैल्पी चेंज हो ही ना, देयर इज नो चेंज इन इंथैल्पी, और अगर रिएक्शन स्टिल स्पॉन्टेनियस है, स्टिल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ये हमने आपके सामने कंडीशन रख दी कि भाई अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो अब आप उसकी स्पॉन्टेनिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये हमने ये कंडीशन क्यों रखी, ताकि हम एंट्रोपी को पढ़ सकें। वरना भाई अभी चलते चलते ऐसा क्या हुआ कि हमें एंट्रोपी को पढ़ना पड़ेगा। तो हमने ये कंडीशन रख दी कि इंथैल्पी अगर जीरो है, इंथैल्पी चेंज जीरो है, फिर भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रहा है, तो अब हमें क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्यों अब हमें जो है स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कैसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये एंट्रोपी है जो आप एक्सप्लेन कर पाएगी। तो इसलिए एंट्रोपी को पढ़ना जरूरी होता है। लेट सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, दिस कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हमारे पास एक पार्टीशन लगा हुआ है। तो अगर हम बुरा ना माने और इस कंटेनर को बना दें थोड़ा 3D। ये थोड़ा सा ये बुरा हो गया। अज्यूम कर लें ये आपके पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर बेसिकली यहाँ पे अभी हम आपको बताते हैं कि हमने रख दिए हैं गैसेस। ये थोड़ा सा, अब जो भी है अब इसको ऐसे ही समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखें हमने इस कंटेनर में क्या काम करने के, इस कंटेनर में हमने लगाया हुआ एक पार्टीशन, ठीक है। ये रहा वो पार्टीशन, और इस पार्टीशन की एक जानिब
हम रेड कलर से बनाते हैं गैस ए के मॉलिक्यूल्स, और दूसरी जानिब हम बनाते हैं दूसरे कलर से गैस बी के मॉलिक्यूल्स। तो देखें, ये हो गई हमारे पास गैस ए, ये हो गई हमारे पास गैस बी, बीच में रखा एक पार्टीशन। अब जरा खुद से बताएं, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये तमाम बातें पढ़ी होंगी, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा होगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा होगा, तो गैसेस की मूवमेंट का थोड़ा बहुत तो आइडिया आपके जहन में मौजूद होगा, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी मौजूद ना हो। ठीक है जी। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर मैं इस पार्टीशन को रिमूव कर दूं, ठीक है, इस पार्टीशन को मैं कर दूं रिमूव, तो मेरा क्या काम होगा कि मैं इस इमेज को कॉपी करूं, दोबारा बनाने में तो लग जाएगा बहुत टाइम, कॉपी करूं और मैं यहाँ पे करूं पेस्ट, और जब ये पेस्ट हो गई तो मैं यहाँ से ये जो पार्टीशन है, इस पार्टीशन को कर दूं रिमूव। तो फिर आप और क्या चीजें ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो गैसेस हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। ऐसा ही है ना? तो आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो गैस बी थी, ये दूसरी साइड पे भी ट्रेवल करके पहुंच गई। ऐसा ही होगा, यहाँ पे रुकेगी तो नहीं वो किसी का इंतजार करने के लिए। इसी तरीके से गैस बी जो है, जैसे गैस बी ट्रेवल कर रही है, वैसे ही गैस ए के भी मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करके दूसरी साइड पहुंच जाएंगे। ऐसा ही होगा, कोई रोक नहीं होगी ना। बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आप अपने जहन में रखें, समझें कि कोई रोक नहीं होगी, ये ट्रेवल कर जाएगा, ये और ये ट्रेवल ही करेगी जैसे ही पार्टीशन हटेगा, क्योंकि यही गैस का कैरेक्टरिस्टिक है। तब देखें, पहले वो दोनों एक साइड पे थे, एक अपनी अपनी साइड पे थे, अब वो दोनों मिक्स हो गए, डिफ्यूज हो गए एक तरीके से। क्या आपको अब एंट्रोपी समझने के लिए मैं एक बात कहता हूं कि क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस था या नॉन स्पॉन्टेनियस। आपने जैसी ये पार्टीशन हटाया, तो क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस था, क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस था या नहीं था। अब अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस था, तो क्या यहाँ पे कोई डिक्रीज इन एंथैल्पी आई है? अगर आई है तो सोचें, नहीं आई तो भी सोचें। और अगर यहाँ पे डिक्रीज इन एंथैल्पी नहीं आया है, तो मुझे बताइए कि एंथैल्पी तो डिक्रीज नहीं हुई, लेकिन पार्टीशन हटाने से या फिर इस चेंज के आने से, इस प्रोसेस के कंप्लीट होने से क्या चीज आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे। अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे आके बात करूं, तो भाई इन गैसेस के ट्रेवल करने के वजह से यहाँ पे जो चीज ऑब्जर्व करने को मिलेगी, वो एक केओटिक बिहेवियर ऑब्जर्व करने को मिलेगा, केओटिक चेंज ऑब्जर्व करने को मिलेगा। ठीक है, केओटिक बिहेवियर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, रैंडमनेस ऑब्जर्व करने को मिलेगी। तो भाई जब कोई रिएक्शन, जब कोई चेंज इंथैल्पी चेंज के डिक्रीज होने पे मुनहसर ना हो, और इसके बावजूद वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, तो वो चेंज ऑब्जर्व डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेंडमनेस के ऊपर। ऐसा ही है, रेंडमनेस के ऊपर ऑब्जर्व करता है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट क्रिएट कर देते हैं, एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, in an isolated system, there is always a tendency, there is always a tendency
for the system's energy, for the system's energy to become more disordered or chaotic, and this could be criteria for spontaneous change. तो आप अगर बात को समझें तो पहले हमने क्राइटेरिया रखा था कि भाई अगर आपके पास इंथैल्पी चेंज नेगेटिव में होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अब हमने दूसरी कंडीशन रखी कि अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो हम दूसरी कंडीशन क्या कह सकते हैं कि भाई या तो रिएक्शन आइसोलेटेड सिस्टम में हो तो वहां पे सिस्टम एनर्जी जो है वो क्योटिक वे में जाएगी, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी। तो एक पॉसिबिलिटी है कि रिएक्शन जो है, जो चेंज है, केमिकल रिएक्शन जरूर नहीं है, कोई भी चेंज है वो आपके पास स्पॉन्टेनियस हो सकता है। इस पॉइंट पे अब एक्सप्लेन होती है आपके पास क्या, एंट्रोपी। देखें, एंट्रोपी को समझने में थोड़ा वक्त लगा है और मेरे ख्याल से मैंने कोई बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं किया। मैंने अपनी जानिब से कोशिश की है कि मैं टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते रहूं। ठीक है, जो जो कन्फ्यूजन पॉसिबली किसी के जहन में आ सकती है वो क्वेश्चंस अपने जहन में मैं खुद ही क्रिएट करके आंसर देता रहा। मैंने कोशिश की कि चीज़ों को ज़्यादा ड्रैग ना किया जाए, अगर ज़्यादा ड्रैग हो गया हो तो भाई मेरी तरफ से माजरत। तो अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है एक थर्मोडायनामिक फंक्शन जिसका नाम है एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। और ये यहाँ पे क्यों आई, अब इसको पढ़ने की क्या जरूरत आई? तो भाई इसको पढ़ने की इसलिए जरूरत आई क्योंकि हमने यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस कर लिया कि आइसोलेटेड सिस्टम में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब आपके पास डिसऑर्डरनेस या केओटिकनेस बढ़ेगी। तो केओटिक बिहेवियर, डिसऑर्डरनेस को कैसे एक्सप्लेन करें, उसको हमने फिर एक्सप्लेन किया एक नई थर्मोडायनामिक फंक्शन से जिसका नाम हमने दिया एंट्रोपी। और एंट्रोपी हमारे पास बेसिकली ये जो एंट्रोपी है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से। और ये जो हम मेंशन कर रहे हैं ये डिसऑर्डर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बात डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एंट्रोपी को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो अपने जहन में एक तस्वीर बनाने के लिए, एक अजम्पशन बांधने के लिए कि भाई एंट्रोपी जो है वो रैंडमनेस है या डिसऑर्डरनेस है सिस्टम की, इसको समझने के लिए हमने ये एक एस को रिप्रेजेंट कर दिया कि ये एस क्या है, ये एस रिप्रेजेंट करेगा किस चीज को, डिसऑर्डरनेस को, रैंडमनेस को। अब ये बात भी आप अपने जहन में रखें कि इसको एक्सप्लेन तो हमने कर दिया। क्या है ये एंट्रोपी? एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, डिसऑर्डर इन द सिस्टम। सिस्टम में जो डिसऑर्डर आएगा वो इस एंट्रोपी की वजह से आएगा। अब देखें, ये बात आप अपने माइंड में रखें कि जितना ज्यादा किसी आइसोलेटेड सिस्टम में डिसऑर्डरनेस आएगी उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी होगी। तो ये बात जब डायरेक्टली एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस को जब हम एक्सप्लेन ही इस बात पे कर रहे हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है एंट्रोपी को, तो डिसऑर्डर
जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा हमारे पास क्या होगी, एंट्रोपी। ऐसा ही है। ये बात क्लियर हो गई। अब ये बात अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन की थी ना, जो ऊपर आप एग्जांपल देख लें, ये मैंने एक्सप्लेन की है एक फिजिकल चेंज को देखते हुए, या फिर ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं, क्योंकि अगर आप इस डिफ्यूजन की एग्जांपल को देखें भी तो ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से लिया गया है। और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की पहली कंडीशन ये होती है कि भाई जो दो गैसेस आपस में डिफ्यूज करेंगी ना एक कंटेनर के अंदर, वो नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। आप लोग अगर याद करें, ठीक है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, बहुत कुछ पढ़ा लेते हैं, लेकिन पहला पॉइंट जो ही अक्सर के जहन में नहीं होता, जो अक्सर आप देखें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये एमसीक्यूज बन सकते हैं। क्या एमसीक्यूज के मैं आपको चार गैस दे दूं या फिर चार गैसेस के पेयर दे दूं और बोलूं कि इनमें से किस में ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एप्लीकेबल है या किस में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एप्लीकेबल है या किस में नहीं, तो भाई सबसे पहली कंडीशन तो यह है कि जो दो गैसेस आपस में रिएक्ट कर सकती है ना, उनके ऊपर ये बात नहीं होगी। ठीक है, तो ऊपर जो मैंने एग्जांपल दिए ना आपको, इनमें गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, तो ये तो एक सिंपल एक प्रोसेस था। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा केमिकल रिएक्शन से। तो भाई जहां तक बात रही केमिकल रिएक्शन की, तो ये जो डिसऑर्डरनेस है या फिर ये जो एंट्रोपी है, ये बेसिकली कनेक्टेड होती है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम से, रीअरेंजमेंट ऑफ आयन से, फ्रॉम वन पैटर्न इन द रिएक्टिव टू द अनदर वन इन द प्रोडक्ट। तो भाई रिएक्टेंट के अंदर मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट कुछ और होगी और प्रोडक्ट के अंदर कुछ और होगी। तो ये जो रीअरेंजमेंट है या फिर ये जो अरेंजमेंट है, ये बेसिकली डिसाइड करता है कि एंट्रोपी बढ़ी है या नहीं। तो मिसाल के तौर पे अगर प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डिसऑर्डर है एज कंपेयर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द रिएक्टेंट, तो आप ये कहेंगे कि एंट्रोपी बढ़ी। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि देयर विल बी अ इंक्रीज इन एंट्रोपी। तो आप ये बात अपने जहन में रखें कि जो चेंज इन एंट्रोपी होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के साथ, वो डिस्कस करता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डिसऑर्डरनेस। ठीक है, डिक्रीज ऑफ रेगुलरिटी इन स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर की रेगुलरिटी कम होती जा रही है तो इंट्रोपी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाएगा तो उसकी इंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो पहली बात तो अपने जहन में रखिए कि नेचर एंट्रोपी is always increasing in the universe। अब इस पे मुझे याद है कि ये पॉइंट जब मैं अक्सर अपनी क्लासेस में बताता हूँ, तो एक सवाल ये भी उठता है कि भाई हम किसी स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर एंट्रोपी डिक्रीज भी होते हुए देखते हैं, तो हम ये क्यों कहते हैं कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगी। ये जो मैंने पॉइंट लिखा ना, एंट्रोपी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो इसके डिटेल ये है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो भाई कैसे इंक्रीज हो रही है जब हम एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर डिक्रीज होती हुई देखेंगे। तो भाई ये बात बिल्कुल वैसे ही है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बात कही थी। वो बात ये थी कि नेचुरली अकरिंग जितने भी प्रोसेस होंगे उनमें इंथैल्पी डिक्रीज होती है। तो वैसे ही नेचुरली अकरिंग जितने भी प्रोसेस होंगे उनमें एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। अब पहली बात क्या है, अब पहली बात, पहले तरीका हम ये डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस को कैलकुलेट कर लें। तो हम इस बात को रखेंगे कि एंट्रोपी दूसरी किसी थर्मोडायनेमिक फंक्शन की तरह ही पढ़ी जाएगी। ठीक है, जैसे कि इंटरनल एनर्जी, जैसे कि एंथैल्पी, बिल्कुल उसी तरीके से एंट्रोपी को पढ़ा जाएगा और ये एक स्टेट फंक्शन के तौर पर पढ़ी जाएगी। तो एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन से क्या मुराद है, इसके मतलब किसके जहन में आएंगे। स्टेट फंक्शन से मुराद ये है कि ये सिर्फ पहले और आखिरी स्टेप पे डिपेंड करती है। हेज़ल्स लॉ अगर आपको याद हो,
पहले और आखिरी स्टेप पर डिपेंड करती है, ये इस चीज पर डिपेंड नहीं करती, एंट्रोपी की इस चीज पर डिपेंड नहीं करती कि रिएक्शन पाथ क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो जब भी कभी किसी सिस्टम में हीट ऐड होगी, क्यू हीट, किसी भी सिस्टम में अगर हीट ऐड होगी तो वहां पर रैंडमनेस इंक्रीज होगी, ऐसा ही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई हीट जो है इन्फ्लुएंस करती है रैंडमनेस को? हम ये सोच तो सकते हैं ना कि हम हीट को और एंट्रोपी को इक्वल कर दें कि भाई हीट बढ़ेगी तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी, लेकिन इसी वक्त आप फौरन इस बात को सोचें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट होती है वो एक्चुअली किसी और चीज पे भी डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, कि भाई किस टेम्परेचर पे हीट ऐड हो रही है। अगर सिस्टम हाइयर टेम्परेचर पे है तो ग्रेटर एंट्रोपी या ग्रेटर रैंडमनेस होगी, बमुकाबला के सिस्टम लोअर टेम्परेचर पे उस पे इतनी रैंडमनेस नहीं होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज chaotic मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम। अगर आपको जहन में ये बात हो कि हम टेम्परेचर के ही जरिए या टेम्परेचर को एक्सप्लेन करने के लिए काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हैं कि टेम्परेचर क्या है, व्हाट इज टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को एक्सप्लेन करते हैं हम कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी के एतबार से इट इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर कम होगा। ये बात हम एक्सप्लेन करते हैं, ये बात हम यूज करते हैं इस सेंटेंस को, क्योंकि टेम्परेचर को किसी जमाने में लोग इस्तेमाल करते थे, एक्सप्लेन करते थे ऐसे कि इट इज अ मेजर ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ द बॉडी। तो बाद में ये सवाल उठा कि भाई कोल्डनेस नाम की चीज तो कोई होती नहीं, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एनर्जी है और कुछ नहीं है, तो आप कैसे इसको डेफिनेशन में यूज कर सकते हो। तो ये एक पॉइंट उठा था। तो अब यहां पे टेम्परेचर को आप यूज कर सकते हैं कि टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए हम बोलते हैं कि इट इज अ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। तो जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा या कम होती है टेम्परेचर ज्यादा या कम होने से, तो आप टेम्परेचर को एंट्रोपी के लिए यूज कर सकते हैं कि आप इनडायरेक्टली समझने की कोशिश करें, टेम्परेचर ज्यादा है मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और टेम्परेचर कम है मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम है। तो टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज chaotic motion of particles in the system। ठीक है जी। तो आप फिर ये कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कम है, उसमें आप हीट ऐड करें तो वहां पर रेंडमनेस ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप सेम अमाउंट ऑफ हीट ऐसी बॉडी में ऐड करें जिसका टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो वहां पर रेंडमनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली एंट्रोपी, जो रैंडमनेस है, ये जो एंट्रोपी है, वो हीट पे डिपेंड कर तो रही है, लेकिन इनडायरेक्टली वो इस बात पे भी डिपेंड कर रही है कि उस बॉडी का अपना टेम्परेचर क्या। अगर उस बॉडी का अपना टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और उसमें आप एक अमाउंट ऑफ हीट ऐड करेंगे तो एंट्रोपी पे कोई फर्क एज सच नहीं पड़ेगा। लेकिन उतनी ही अमाउंट की हीट आप ऐसी बॉडी में ऐड करें जिसका टेम्परेचर बहुत लो है, तो वहां पर रैंडमनेस बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ जाएगी। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, आप एक तरीका ये यूज कर सकते हैं एंट्रोपी को एक्सप्लेन करने के लिए कि जो एंट्रोपी है, जो चेंज इन एंट्रोपी के तौर पर पड़ी जाएगी, ये बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एंट्रोपी कम होगी। ठीक है, एंड हीट की वजह से ना, मैं बात कर रहा हूं हीट के लिए, कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो एंट्रोपी चेंज है वो कम होगा। अगर बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो एंट्रोपी चेंज कम होगा। ठीक है, अगर
टेम्परेचर कम है बॉडी का और ऐसी सूरत में आप हीट ऐड करें तो एंट्रोपी ज्यादा होगी। तो एंट्रोपी जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी के, और एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ हीट एडेड इन द बॉडी। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, कि वो रिएक्शन जो बोथ साइड मूव कर सकते हैं, ऐसे रिएक्शंस के लिए एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। ठीक है, क्यू ओवर टी। तो ये जो फॉर्मूला होता है एंट्रोपी का, ये इस तरीके से आता है। इसकी एक जिसे बोलते हैं ना डेरिवेशन, गिब्स फ्री एनर्जी से भी निकलती है, लेकिन वो भी बात की बात है। इस तरीके से आता है। और आपको ये भी बताता चलूं कि टोटल एंट्रोपी चेंज शुड ऑलवेज इक्वल टू द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम एंड द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है, और ये हमेशा जो टोटल एंट्रोपी होती है ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, मतलब कि इंक्रीज होनी चाहिए। वही वाली बात कि इंथैल्पी डिक्रीज हो रही थी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। तो जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है एंट्रोपी मैक्सिमम होती है और चेंज इन एंट्रोपी जीरो होती है। ठीक है, ये भी बात मैं आपको यहाँ पे लिख दूं कि व्हेन a system is in equilibrium, system is in equilibrium, ऐसी सूरत में क्या होगा, एंट्रोपी तो मैक्सिमम होगी लेकिन एंट्रोपी चेंज जीरो होगा। एंट्रोपी इज मैक्सिमम बट एंट्रोपी चेंज इज जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी इंक्रीज करती है till it reaches the maximum point। ठीक है, एंड एट द इक्विलिब्रियम द चेंज इन एंट्रोपी विल बी जीरो। तो चूंकि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, एक स्टेट प्रॉपर्टी है, हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी को कैलकुलेट करने का तरीकेकार क्या होगा कि सिस्टम की एंट्रोपी या सराउंडिंग की एंट्रोपी, कोई भी एंट्रोपी जो होगी वो आपके पास इस तरीके से कैलकुलेट होगी कि हीट ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर। हमें ये बात मालूम है कि कोई भी रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल एक्सपेंशन होगी आइडियल गैस की, जो कि अंडर आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन होती है। इसका मतलब ये है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। तो आप ये बात याद रखें, ऐसी सूरत में जो टोटल एंट्रोपी होती है, दिस जो हमने ऊपर लिखी हुई थी कि टोटल एंट्रोपी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे टोटल एंट्रोपी इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। तो ऐसी कंडीशन में, कैसे सिस्टम में, एक ऐसी कंडीशन में कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कंडीशन एक्सपेंशन हो रही है आइडियल गैस की, जो कि आइसोथर्मल होती है। जब आइसोथर्मल कंडीशन की बात हो रही है तो ऐसी सूरत में जो जो टोटल एंट्रोपी होती है वो आपके पास जीरो कभी नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसी सूरत में सिर्फ इंटरनल एनर्जी जीरो है, एंट्रोपी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है जी, यहाँ पे बात रही आपकी सारी एंट्रोपी की। तो एंट्रोपी शॉर्ट वे में समझना चाहें तो आपको सिर्फ अपने एग्जाम क्लियर करने, तो एंट्रोपी ये हो गई, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। दिस इज फॉर्मूले की बात करें तो ये हो गया फॉर्मूला। जहां तक बात करें इस चीज की कि अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कि एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ एंट्रोपी, तो यहाँ पे ये बात आपको समझाने की कोशिश की है, आपने गौर किया हो या ना किया हो, कि अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो एंट्रोपी उसकी इंक्रीज होगी, और अगर कोई सिस्टम नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो ऑफ कोर्स वहां पे एंट्रोपी को आप
जो है डिक्रीज होता हुआ ऑब्जर्व करेंगे। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों होता है, क्योंकि वहां पर रैंडमनेस इंक्रीज होती है। ठीक है, रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो ही बिना किसी इंथैल्पी चेंज के आप उस रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं स्पॉन्टेनियस होता हो। ऐसा आप कोई भी ऑब्जर्व कर लें चेंज, जैसे कि अभी ऊपर एक बात करी थी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है मेल्ट हो गया, तो मैं यहाँ पे ये बात लिख दूं कि भाई एक आइस है, आइस कन्वर्ट हुई लिक्विड में, और वो लिक्विड कन्वर्ट हुआ वेपर में। तो अब यहां से आप ऑब्जर्व कर लें कि कहां पर कौन से चेंज, ये मैं यहाँ पे टोटल 6 चेंजेस मेंशन कर रहा हूँ। आइस टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर, इसी तरीके से वेपर टू लिक्विड और लिक्विड टू आइस। कहां पे मॉलिक्यूल्स में रेंडमनेस इंक्रीज होगी। ठीक है, 5-6 क्लास की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपको ये बात बता देगा। आइस से लिक्विड जाने में मॉलिक्यूल्स में डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी, तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। इसी तरीके से लिक्विड से वेपर, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। वेपर से लिक्विड, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। और लिक्विड से वेपर, लिक्विड से आइस, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट बढ़ती जाएगी। अरेंजमेंट फिक्स होती जाएगी तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी, अरेंजमेंट में चेंजेस आते जाएंगे, डिस्टर्ब होती जाएगी तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। इसी तरीके से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, आप बोले एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। और अपना नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक होगा, आप बोलेंगे एंट्रोपी डिक्रीज हुई है। तभी तो कोई डिसऑर्डरनेस नहीं था, तभी तो बाहर से हीट की जरूरत पड़ी। ठीक है जी, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट रहा एंट्रोपी। तो जी, एंट्रोपी के डिस्कशन के बाद हमारे पास जो डिस्कशन बनता है पढ़ने के लिए, वो बनता है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी हो या एंट्रोपी, आपको एक बात शायद समझ में आ गई होगी कि इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आपने जो बात ध्यान में रखनी है वो रखनी है स्पॉन्टेनिटी। कि ये दोनों टॉपिक्स उस वक्त पढ़े जाते हैं या उस वक्त इनका डिस्कशन स्टार्ट होता है जब हम लोग इस बात को पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि भाई आया रिएक्शन जो हमारे पास अंडर ऑब्जर्वेशन है वो स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट होगा या नहीं। यही बातें डिसाइड करवाती हैं एंट्रोपी को और गिब्स फ्री एनर्जी को। अब चूंकि हम एंट्रोपी का डिस्कशन काफी हद तक कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की जानिब। तो भाई गिब्स फ्री एनर्जी को पढ़ने के लिए फिर वही बात के सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्पॉन्टेनिटी। लेकिन स्पॉन्टेनिटी को पढ़ने के लिए पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अभी जो हमने ऊपर एंट्रोपी का डिस्कशन किया है और जिस डिस्कशन के बाद हम इस अपना कंक्लूजन पे आए थे कि किसी भी रिएक्शन में या किसी भी चेंज के अंदर एंट्रोपी इंक्रीज होगी। ये जो एंट्रोपी का थर्मोडायनेमिक फंक्शन हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था यहाँ पर, वो इस बिहाफ पे डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि भाई हमारे पास इंथैल्पी हो गई कांस्टेंट, इंथैल्पी चेंज आ ही नहीं रहा। इससे पहले तो हम ये पढ़ते थे कि इंथैल्पी चेंज होगा नेगेटिव, इंथैल्पी डिक्रीज होगी तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। जब हमने ये कंडीशन रखी कि भाई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो और इंथैल्पी चेंज जो है जीरो हो, फिर कौन जिम्मेदार होगा, तो फिर एंट्री हुई एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन की एंट्रोपी। अब गिब्स फ्री एनर्जी की एंट्री इस डिस्कशन पे स्टार्ट होती है कि भाई एंट्रोपी का डिस्कशन हमने स्टार्ट किया था आइसोलेटेड सिस्टम पे। अगर हम ये बात पढ़ें कि जो टोटल एंट्रोपी चेंज है जो कि बेसिकली ये डिसाइड कर रही है कि सिस्टम जो है जो अपना स्पॉन्टेनिटी है प्रोसेस की वो होगी या नहीं होगी, तो ये अभी तक हमने जो डिस्कशन किया वो तमाम का तमाम हमने किया था आइसोलेटेड पे। लेकिन केमिकल रिएक्शंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर जो मोस्ट ऑफ द डिस्कशंस होते हैं वो होते हैं क्लोज्ड सिस्टम पे। और क्लोज सिस्टम के हवाले से डिटेल डिस्कशन हम लोग चैप्टर के स्टार्ट में यानी वीडियो 1 में, लेक्चर 1 में आपको बता चुके हैं
कि भाई मास कांस्टेंट रहेगा लेकिन एनर्जी चेंज होगी। तो केमिस्ट्री में तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन होते हैं क्लोज सिस्टम या कभी कभार ओपन सिस्टम पे। तो ऐसे तमाम रिएक्शंस के लिए इंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों को डिस्कस करना जरूरी होता है। ठीक है जी। तो वहां पे चेंज इन इंथैल्पी भी पढ़ा जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी भी पढ़ा जाएगा। तो ये बात तो आपको वाजे हो गई होगी अभी तक कि सिर्फ इंथैल्पी से, यानी कि सिर्फ डिक्रीज इन एंथैल्पी और सिर्फ इंक्रीज इन एंट्रोपी अकेले नहीं बता सकते कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं, या डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंज क्या होगा। तो इस बेस पर हमारे पास एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हमने गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि जी से रिप्रेजेंट किया। ये गिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने अपने लेक्चर 1 में या लेक्चर 2 में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जिक्र किया था या नहीं किया था। अगर नहीं किया था तो मैं अभी आपके आगे रख दूं कि जितने भी सिस्टम्स होते हैं ना, जो सिस्टम्स आप पढ़ते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, उन सिस्टम की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। प्रॉपर्टीज दो तरीके की होती हैं आपके पास सिस्टम की, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं। सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज आपने डिस्कस करनी है वो दो तरीके की आप डिस्कस कर सकते हैं। पहली आप डिस्कस करते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से मुराद वो जो हम अनएडेड आई से विदाउट एनी इक्विपमेंट ऑब्जर्व कर सकें, और दूसरी होती है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जिनके लिए हम एडेड आई का होना लाजमी है, यानी कि किसी इंस्ट्रूमेंट की प्रेजेंस में हम ऑब्जर्व करेंगे। तो जो ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, वो तमाम माइक्रोस्कोपिक आ जाती है। मैक्रोस्कोपिक में टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम के हमें अपने सामने वाजे दिख रहा होता है चीज। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो आपके पास होती हैं वो मजीद दो कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की मजीद दो कैटेगरीज होती हैं। एक को नाम दिया जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का, और दूसरे को नाम दिया जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में फर्क होता है डिपेंडेंस ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल, बात गिब्स फ्री एनर्जी से निकल के कहीं और जा रही है, लेकिन एक्सटेंसिव के वर्ड को एक्सप्लेन करना मकसद है। 100 ग्राम ऑफ वाटर आपके पास मौजूद है और दूसरी जानेब 150 ग्राम्स ऑफ वाटर आपके पास मौजूद है। अब मैं आपसे कहूं कि इस वाटर का और इस वाटर का आप फाइंड करें वॉल्यूम। तो जो भी वॉल्यूम फाइंड करते हैं, यूजुअली अगर आप कंडीशंस कांस्टेंट रखते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि भाई वाटर 100 ml यहाँ पे होगा और यहाँ पे जो वाटर होगा वो 150 ml होगा, क्योंकि डेंसिटी 1 होती है वाटर की, बात सारी है। तो आप ये देखें कि अमाउंट ऑफ वाटर चेंज होने पर वॉल्यूम हो गया चेंज, यानी कि वॉल्यूम अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरीके से मास बजाते खुद अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रहा है कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ये आप ऑब्जर्व करते भी होंगे डेली लाइफ में कि 100 ग्राम कम होता है, 150 ग्राम ज्यादा होता है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कहने को ज्यादा और कम होता है, ये आपको दिखता भी है फर्क वाजे। ठीक है, ये आपको फर्क वाजे दिखता है कि भाई आपके पास एक 100 ग्राम की चीज रखी हो, एक 150 ग्राम की चीज रखी हो, तो आपको उनका साइज से फर्क पता चलता है। तो वो साइज में वॉल्यूम भी आप देख सकते हो, उनमें आप मास भी इजीली कंपेयर कर सकते हो। तो ये तमाम चीजें हो गई, ये तमाम प्रॉपर्टीज हो गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, यानी कि अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं भाई ये एक 100 ग्राम वाटर, एक 150 ग्राम वाटर है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट की जब भी बात होगी तो आप बोलेंगे भाई बॉइलिंग पॉइंट तो वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब चाहे वो 100 ग्राम वाटर हो या 150 ग्राम वाटर हो, तो इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसी प्रॉपर्टी हो गई जो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर। तो मैं यहां पे अगर लिख दूं आप लोगों की आसानी के लिए कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज
उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो कि डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। जबकि दूसरी जानिब इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी हो गई जो कि अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट की एग्जांपल मैंने दी। तो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर। तो वो तमाम प्रॉपर्टीज, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे वो सरफेस टेंशन हो, चाहे वो डेंसिटी हो, चाहे वो फ्रीजिंग पॉइंट हो, वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं, तो वो कहलाई जाएंगी, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती है। जो नाम मैंने लिए, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। लेकिन वो तमाम प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेंगी, जैसे कि मोल्स, मास, वॉल्यूम, इन तमाम को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसी तरीके से गिब्स फ्री एनर्जी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करेगी। अब वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं या जो बाकायदा कमेंट करके अपनी रिक्वेस्ट शो करते हैं कि भाई इस टॉपिक पे लेक्चर होना चाहिए, या फिर जो अपने जिसे बोलते हैं कंफ्यूजन का इजहार करते हैं कि वीडियो में ये चीज़ समझ में नहीं आई या ये चीज़ होनी चाहिए थी, उन तमाम से मेरा क्वेश्चन है कि काइंडली कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि इंथैल्पी कौन सी प्रॉपर्टी है, आइदर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, ये मुझे जरूर बताइए। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रेस कर देता हूं या फिर मैं इसको कॉपी करके दूसरी जानिब किसी मेंशन कर देता हूं, ताकि लेक्चर भी आप लोगों को क्लियर हो। मैं यह यहां से कॉपी कर दूं और ये मैं बिल्कुल शुरू में ले जाकर, शुरू में अगर कहीं पे जगह हो, यहाँ पे थोड़ी जगह दिख रही है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। वापस आ जाते हैं गिब्स फ्री एनर्जी पे। ये मैं यहाँ से कर देता हूँ सब का सब रेज। आगे बढ़ते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी एक ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है जिसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि साइंटिस्ट को या ऑब्जर्वर्स को इस बात का आइडिया हो गया कि नाइदर डिक्रीज इन एंथैल्पी नॉर इंक्रीज इन एंट्रोपी अलोन कैन डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंज फॉर द सिस्टम। तो फिर हमें गिब्स फ्री एनर्जी की जरूरत पड़ी। मैंने एक अमेरिकन करिकुलम की बुक में एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसने एक लाइन में मेरे भी काफी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था कि गिब्स फ्री एनर्जी इज अ फैक्टर ऑफ इंथैल्पी एंड एंट्रोपी। वरना इससे पहले मैं भी काफी दफा ऐसा होता था कि क्लासेस में जब जाता था और बच्चों को पढ़ाता था गिब्स फ्री एनर्जी के हवाले से, तो मैं भी समझा तो देता था जितनी अवेलेबल नॉलेज होती थी, क्योंकि इंसान तो सीखता रहता है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि हम सीख गए, लेकिन हमारे अंदर कुछ खामियां रहती हैं, कुछ कमियां रहती हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी का टॉपिक जब भी एक्सप्लेन करने लगते थे किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी क्लास को, तो हम तो अपनी जानिब से कर देते थे एक्सप्लेन जितनी अवेलेबल नॉलेज होती थी, लेकिन एक जहन में बात रहती थी कि यार बात बहुत ही डिफिकल्ट है, बात बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और आइंस्टाइन का एक कोट है, वो ये कहते हैं कि अगर आप कोई बहुत ही मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान लफ्जों में एक्सप्लेन कर देते हो तो इसका मतलब है आपको समझ में आ गई। और अगर आप एक बहुत मुश्किल या बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को एक लाइन में या चंद लफ्जों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक आपको बात समझ में नहीं है। तो उस कोट की वजह से गिब्स फ्री एनर्जी में हमेशा अंदर एक सवाल उठता था कि यार वाकई में मुझे ये टॉपिक समझ में आया या फिर मैं खाना पूरी कर रहा हूँ। ये सेंटेंस जब मुझे समझ पता चला तो मैंने बोला कि यार अब
गिब्स फ्री एनर्जी समझ में आए कि इट इज अ फैक्टर ऑफ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, कि आप गिब्स फ्री एनर्जी में बेसिकली एंथैल्पी और एंट्रोपी को बैक वक्त पढ़ते हो, और आप इन दोनों की प्रेजेंस में आइडेंटिफाई करते हो, डिटरमिन करते हो कि वेदर द रिएक्शन इज गोइंग टू बी अ स्पॉन्टेनियस वन और अ नॉन स्पॉन्टेनियस वन। गिब्स फ्री एनर्जी अब फैक्टर एंथैल्पी और एंट्रोपी का, तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम? मैथमेटिकली इसकी एक्सप्रेशन बनती है कि गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी एंड द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। क्योंकि हमें ये बात तो पता चल गई है ना कि देखो, जो एंट्रोपी होती है ना वो टेम्परेचर से काफी ज्यादा रिलेट, क्योंकि टेम्परेचर कम या ज्यादा होगा तो हम डिसाइड करेंगे ना कि एंट्रोपी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसलिए टेम्परेचर और एंट्रोपी को साथ हम रखते हैं। तो ये बात होती है। अब जैसे कि एंथैल्पी को चेंज से पढ़ा जाता है, वैसे ही गिब्स फ्री एनर्जी को भी चेंज से पढ़ा जाता है। तो गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर एंड द चेंज इन एंट्रोपी। अब गिब्स फ्री एनर्जी सिस्टम सराउंडिंग दोनों के एतबार से पढ़ी जाएगी। तो पहले मैं लिख देता हूं सिस्टम के एतबार से कि गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन enthalpy of system and the product of temperature and entropy of the system। अब एक बात अपने जहन में रखिएगा कि जो गिब्स फ्री एनर्जी आप लोगों के सामने रखी जा रही है, ये इसलिए रखी जा रही है कि आप सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को देखकर टोटल गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ सकें, जैसे कि आप टोटल एंथैल्पी, टोटल एंट्रोपी पढ़ते थे। ठीक है जी। तो बेसिकली अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी ये तमाम बातें आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़े तो भाई गिब्स फ्री एनर्जी को ये तो पता चल गया है कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू द एंथैल्पी चेंज माइनस टेम्परेचर इनटू द एंट्रोपी चेंज। इसको रेफर किया जाता है गिब्स फ्री एनर्जी से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है केमिस्ट्री में। तभी हम कंसीडर करते हैं कि स्पॉन्टिनिटी को जब भी पढ़ना है तो एनर्जी और एंट्रोपी, एनर्जी यानी कि एंथैल्पी और एंट्रोपी यानी कि मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस, इन दोनों को पढ़ना पड़ेगा। अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी के यूनिट की बात करें तो गिब्स फ्री एनर्जी में एंथैल्पी भी मौजूद है, प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी भी मौजूद है। तो आपके पास क्या डिस्कशन बनेगा कि भाई एंथैल्पी क्या होती है, जूल्स पर मोल, ठीक है, या जूल्स होती है। ठीक है। इंथैल्पी आपके पास क्या होती है, जूल्स, और अगर पर मोल इंथैल्पी पड़ी जाएगी तो जूल्स पर मोल। और टेम्परेचर इनटू दी एंट्रोपी पढ़े अगर हम, यहाँ पे हमने एंट्रोपी इतना वाजे लिखा नहीं है, सिस्टम ही आ गया सारा वाजे। ये तो आप ये देखें कि आपके पास टेम्परेचर है और चेंज इन एंट्रोपी, सही है। टेम्परेचर कैसे रिप्रेजेंट होता है आपके पास, केल्विन से, और एंट्रोपी आपके पास कैसे रिप्रेजेंट होती है, एंट्रोपी का फॉर्मूला आपके पास क्या है, Q/T, ऐसा ही है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जूल्स ओवर केल्विन। तो ये हिस्सा आपके पास जो इंथैल्पी माइनस टी डेल्टा एस, तो यहाँ पे भी जूल्स, यहाँ पे भी जूल्स, तो इंट्रोपी आपके पास क्या बनी, इन अपना इंट्रोपी कह रहा हूँ, गिब्स फ्री एनर्जी आपके पास क्या बनी, गिब्स फ्री एनर्जी का यूनिट भी आपके पास जूल्स में आ गया। अच्छा, अब गिब्स फ्री एनर्जी स्पॉन्टिनिटी से कैसे रिलेट करती है, उसके लिए आपको एक बात समझनी होगी कि एंट्रोपी हमेशा हम पढ़ते हैं कि टोटल एंट्रोपी इज इक्वल्स टू डिफरेंस सम ऑफ द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना आप लोगों को, जो भी सिस्टम में इजाफा होगा वो सराउंडिंग से होगा। तो अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है सिस्टम की तो सराउंडिंग की क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर सिस्टम की डिक्रीज हो रही है तो सराउंडिंग की क्या होगी, इंक्रीज होगी। इस तरीके से पढ़ा जाएगा। ठीक है, वाइस वर्सा होगा ना।
नहीं यहाँ पे ये मेंशन कर भी दूं कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ऑपोजिट टू ईच अदर से मुराद क्या है कि भाई सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज जब हो रही होगी तो सराउंडिंग की डिक्रीज होगी। यानी कि अगर मैं लिखता हूं कि भाई एंट्रोपी का फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से, हमने ऊपर क्या लिखा था फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले पे बात कर लें, Q ओवर T। ठीक है, तो अगर सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो वैसे लिखा जाएगा, और ऐसी ही सूरत में अगर आप सराउंडिंग की एंट्रोपी की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, -Q/T। ठीक है, अगर सिस्टम में इजाफा होगा तो उस वक्त सराउंडिंग में नेगेटिविटी आएगी। ठीक है, तो जैसे हमने कहा था कि गिब्स फ्री एनर्जी हम क्यों पढ़ते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें इस बात का आइडिया है कि मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट कंडीशंस पे होंगे, यानी कि क्लोज सिस्टम पे होंगे। तो हमें कांस्टेंट प्रेशर पे अगर बात पढ़नी है तो ये जो Q है ये क्या हो जाएगा, इंथैल्पी हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं अगर कि डेल एस इज इक्वल टू डेल एच ओवर टी, तो क्या ये बात गलत है, नहीं। तो ये दोनों फॉर्मूलाज को भी मैं ऐसे लिख दूं कि डेल एस फॉर द सिस्टम इज इक्वल टू डेल एच फॉर सिस्टम ओवर टी, और यहां पे मैं लिख दूं इसके लिए कि डेल एस फॉर सराउंडिंग इज इक्वल टू नेगेटिव डेल एच फॉर सराउंडिंग ओवर टी। तो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा था एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। तो अब मैं ये लिख सकता हूं कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम तो हो गई डेल एच ओवर टी पॉजिटिव साइन के साथ, अगर तो ये आपके पास यकीनन यही होगी ना, माइनस डेल एच ओवर टी, ऐसा ही है। तो इस सूरत में तो फॉर्मूला ये बनता है कि डेल एच ओवर टी माइनस डेल एच ओवर टी, ऐसे ही बनेगा ना। या फिर हम इतने सारी चीजों को एक साथ कर देंगे तो भाई पॉजिटिव नेगेटिव तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो इसको हम एक और तरीके से लिखते हैं, भाई थोड़ा सा चेंज लेकर आते हैं ना। केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर यही तो कहानी होती है, सिस्टम को एज इट इज रहने दें, सराउंडिंग को हम चेंज कर दें। तो ये बन गया ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि टोटल एंट्रोपी इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, और नेगेटिव साइन के पास आपके पास आ गया एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, जो कि एक्सपेंड होकर बनती है इंथैल्पी ओवर टेम्परेचर। अभी आप टेम्परेचर को यहाँ पे देख लें कि ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में मौजूद है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। एलसीएम लेने के बाद ये टोटल, ये आपके पास हो गया टी डेल एस फॉर टोटल, और ये हो गया टी डेल एस फॉर सिस्टम माइनस डेल एच फॉर सराउंडिंग। या फिर आप इसको थोड़ा ऑपोजिट करके पढ़ लें कि भाई ये जो आप बातें कर रहे हैं ये सारी बातें ये सिस्टम प्लस सराउंडिंग की थी। तो या तो आप इसको सिस्टम को पॉजिटिव कंसीडर करके सराउंडिंग को नेगेटिव कंसीडर कर लें, या फिर आप सिस्टम को अपनी जानिब रहने दें और सराउंडिंग को इधर कर लें। तो सराउंडिंग को जब आप पढ़ेंगे तो सराउंडिंग क्या है, ऑपोजिट है ना। तो एक बात मैं यहाँ पे लिख दूं कि ये इस सूरत में जब ये सराउंडिंग को नेगेटिव पढ़ा जाएगा तो बेसिकली सराउंडिंग को जब पढ़ेंगे तो वो ऑपोजिट ऑफ सिस्टम होगा, तो तभी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे मैं अब ये लिख दूं सिस्टम सिस्टम सिस्टम, क्योंकि सराउंडिंग की एंट्रोपी ऑपोजिट होगी सिस्टम की एंट्रोपी की। तो अब ये ज्यादा मतलब दे रहा है कि भाई क्यों नेगेटिव साइन आया था। ठीक है जी, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गई। अब जितने भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, उनमें एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं डेल्टा एस जो है वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए।
या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि टी डेल एस फॉर दी सिस्टम माइनस डेल एच सिस्टम, यानी कि ये फॉर्मूला, ये वह, ये आपके पास ग्रेटर देन होनी चाहिए जीरो के। तो इस तरीके से बात बढ़ेगी। लेकिन जब आप इसको गिब्स फ्री एनर्जी पे लाके देखेंगे तो आप ये देखें, ये फॉर्मूला हो गया आपके पास टी डेल सिस्टम माइनस डेल एच, और आपने कह दिया कि अगर ये नेगेटिव होगी, अपना नेगेटिव कह रहा हूँ, ये ग्रेटर देन होगी जीरो के, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अब अगर आप इसको फर्दर लेके जाएं इस एक्सप्रेशन पे जो हमने लिखी थी, डेल जी सिस्टम इक्वल्स टू डेल एच सिस्टम माइनस टी डेल एस, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप बात देखें तो डेल एच माइनस टी डेल एस था यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे डेल टी डेल एस माइनस डेल एच है, यानी कि ये ऑपोजिट हो गया। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये नेगेटिव गिब्स फ्री एनर्जी होगी, नेगेटिव गिब्स फ्री एनर्जी, नेगेटिव ऑफ द गिब्स फ्री एनर्जी। या फिर आप इसको, ये जो पार्ट, ये गिब्स फ्री एनर्जी का ऑपोजिट ही तो है, तो आप ऐसे कह लें कि नेगेटिव साइन को आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया और डेल एच माइनस टी डेल एस को यहाँ पे लिख दिया, ताकि ये कॉमन लगे, ये बिल्कुल ऐसे ही लगे जैसे ये जो लिखा था ना, ये जो लिखा था और ये जो लिखा है ये कॉमन है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई ये फॉर्मूला अब आ गया आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी का, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि नेगेटिव गिब्स फ्री एनर्जी है। तो ऐसे भी कह सकते हैं नेगेटिव गिब्स फ्री एनर्जी, नेगेटिव ऑफ द गिब्स फ्री एनर्जी। तो एक्चुअली तो बात कुछ इस तरीके से बन रही है कि गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये लेस देन जीरो होनी चाहिए। गिब्स फ्री एनर्जी लेस देन जीरो होगी तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। फिर हम बात करें शुरू से लेकर चले, इंथैल्पी डिक्रीज होगी, जीरो से नीचे जाएगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। एंट्रोपी इंक्रीज होगी, जीरो से अबव जाएगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में जब बात होगी तो इसको लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव पे होना चाहिए। तो आपके पास क्या आ गया, गिब्स फ्री एनर्जी का क्राइटेरिया क्या आ गया कि फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये क्या क्राइटेरिया मिल रहा है, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपके पास क्या मिला अकॉर्डिंग टू गिब्स फ्री एनर्जी, कि इफ गिब्स फ्री एनर्जी इज नेगेटिव, नेगेटिव की क्या मतलब, लेस देन जीरो, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। और अगर गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव आती है, यानी कि ग्रेटर देन जीरो, तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन आप इस तमाम कंडीशन, तमाम क्राइटेरिया को अपने जहन में रखते हुए एक नोट भी अपने जहन में रखना होगा कि if a reaction has a positive enthalpy change and a positive entropy change, it can be spontaneous, it can be spontaneous। ठीक है, ये मैंने बहुत ही अलग बात कह दी। इससे पहले मैं कह रहा था कि इंथैल्पी नेगेटिव हो, एंट्रोपी पॉजिटिव हो तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अब मैं कह रहा हूं कि एक और कंडीशन ऐसी बनती है कि जिसमें इंथैल्पी भी पॉजिटिव हो, एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव हो, तो कब हो सकता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस के, जो आपका प्रोडक्ट है टी डेल एस का, ये इतना ज्यादा हो, ठीक है, कि वो आपकी, ये इतना ज्यादा हो, कि ये डेल एच को ओवरकम कर,
ठीक है, टी डेल एस का जो प्रोडक्ट है ये इतना ज्यादा हो जाए कि आउटवे कर दे आपकी इंथैल्पी चेंज को। ये कब हो सकता है? ये दो सूरतों में हो सकता है। पहली कंडीशन ये है कि द पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम कैन बी स्मॉल इन विच टी मस्ट बी लार्ज। कि एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव तो है लेकिन वो लेस पॉजिटिव चेंज जो है लेस जो है पॉजिटिव है, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा लार्ज है, तो उसका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा। या फिर पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम कैन बी लार्ज और उन कंडीशंस में टेम्परेचर स्मॉल हो जाएगा। ये बातें मैं जो बता रहा हूँ ना, ये आपको अभी ऐसा गड़बड़ लग रहा होगा, लेकिन ये उससे बेहतर है कि आप एक टेबुलर फॉर्म को याद करना शुरू कर दें। क्योंकि बहुत सारी सूरतों में जब भी गिब्स फ्री एनर्जी का जिक्र होता है तो टीचर्स आप लोग को जो है एक टेबल लिखवा के बोलते हैं भाई इसको याद कर लो या इसको समझ लो या इससे गिब्स फ्री एनर्जी समझ में आ जाएगी। तो जो टेबुलर फॉर्म है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ, लेकिन वो जो ड्रॉ किया हुआ टेबल होगा वो बेसिकली इन्हीं बातों की एक समरी होगी कि ये जो बातें अभी हम करते जा रहे हैं। तो अभी अगर मैं एक टेबल ड्रॉ करूं, ये हमारे पास आ गई एक टेबल। ठीक है, इस टेबल में हम क्या बात करने जा रहे हैं? हम इंथैल्पी की बात करने जा रहे हैं, हम इंट्रोपी की बात करने जा रहे हैं, हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात करने जा रहे हैं, और फिर हम उस रिएक्शन की डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे कि रिएक्शन के अंदर क्या चीज होगी, कब स्पॉन्टेनियस होगा, कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब देखते जाएं। अगर इंथैल्पी नेगेटिव है, एंट्रोपी पॉजिटिव है, गिव्स फ्री एनर्जी भी नेगेटिव होगी, और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा एट ऑल टेम्परेचर। अगर आपको याद आ रहा हो तो यही तो वो बातें हैं जो आपका टीचर आपको एक टेबल की सूरत में लिख देते हैं और आप बोलते हो यार ये टेबल को कैसे याद करें। तो ये कैसे याद करना है? अगर ये पिछली जितनी भी बातें हैं जो एंट्रोपी को मैंने डिफाइन किया, जो गिब्स फ्री एनर्जी को डिफाइन किया, जिसकी वजह से ये लेक्चर मेरे ख्याल से घंटे से ऊपर का हो चुका है अभी तक, इन तमाम बातों को अगर समझ के जहन में बिठा लिया तो ये टेबल आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर इंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों ही नेगेटिव हैं तो ऐसी सूरत में गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगी, लेकिन अगर टेम्परेचर लो है, एट लो टेम्परेचर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन लो टेम्परेचर पे, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। ठीक है, इसी तरीके से अगर इंथैल्पी नेगेटिव है, एंट्रोपी भी नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी आपके पास आ रही है पॉजिटिव, तो ये हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी कि एट हाई टेम्परेचर ये पॉजिटिव हो सकती है। और इस सूरत में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई हो गया है कि उसकी स्पॉन्टेनिटी को अफेक्ट कर सकता है। तो आप ये कहेंगे कि नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। अगर यही टेम्परेचर लो होता तो इसी कंडीशन पे आप ऊपर वाली कंडीशन, ऊपर वाली लाइन देख चुके हैं कि ये स्पॉन्टेनियस हो रहा था। तो सिर्फ टेम्परेचर के हाई होने की वजह से गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव हो गई और रिएक्शन हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस। एक और कंडीशन देखें कि एंथैल्पी भी पॉजिटिव है, एंट्रोपी भी पॉजिटिव है। ऐसी सूरत में गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव अगर लो टेम्परेचर पे है, लो टेम्परेचर पे, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन लो टेम्परेचर पे, नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। और यही कंडीशन अगर आप देखें कि इंथैल्पी भी पॉजिटिव, एंट्रोपी भी पॉजिटिव, लेकिन अगर आपके पास हाई टेम्परेचर है तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब क्या है? रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस बट एट हाई टेम्परेचर। और आखिरी कंडीशन क्या बचती है जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है पहली कंडीशन की? एंथैल्पी पॉजिटिव, एंट्रोपी नेगेटिव। ऐसी सूरत में ऑफ कोर्स एंड गैस फ्री एनर्जी भी आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा हर टेम्परेचर पे, नॉन स्पॉन्टेनियस
एट ऑल टेम्परेचर। ये बात हमारी बनी गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी की। होपफुली ये लेक्चर आपके एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी के कंफ्यूजन्स को, कॉम्प्लिकेशंस को क्लियर करेगा। चूंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है तो अब जो है हम बॉर्न हैबर साइकिल को तो यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते, वरना मेरा इरादा था कि इस लेक्चर में हम बॉर्न हैबर साइकिल भी कवर अप कर लेंगे। चूंकि जैसे मैंने कहा था कि ये जो टॉपिक है ना, ये 15-20 मिनट की मार है। अब ये तमाम चीजें जिसके जहन में आ चुकी है ना, वो इसका रिवीजन देके 15-20 मिनट में कर सकते हैं, या फिर जिसको ये बातें पहले से पता होती ना, वो गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी को 15-20 मिनट में समझ सकता है। एक बच्चे को पता ही नहीं है कि मैं गिब्स फ्री एनर्जी क्यों पढ़ रहा हूँ, क्यों मुझे पढ़ाई जा रही है एंट्रोपी, क्यों मुझे पढ़ाई जा रहा है गिब्स फ्री एनर्जी, तो उसको तो ये बातें समझाने में देखो 2-3 घंटे भी कम है। जिसको वजह पता है ना स्पॉन्टेनिटी की, उसको समझाई जा सकती है 15-20 मिनट में। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि हमारे स्पॉन्टेनिटी के डिस्कशन को किया नहीं जाता और डायरेक्ट एंट्रोपी बता दी जाती है। और गिब्स फ्री एनर्जी तो हमारे यहाँ इतनी सौतेले स्वरूप के साथ पढ़ाई जाती है कि बच्चे को पता ही नहीं चलता कि टॉपिक खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी क्या कुछ नहीं पता, फिर यूट्यूब पे बैठे हुए होते हैं बेचारे बच्चे। ठीक है, तो हमने अपनी जानिब से कोशिश की है, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।